जो जैसे थे उसको वैसे ही ट्रीट किया। लोगों को, सर लोग को भी पता चला। तो जयपुर में एक लड़के को मैंने बहुत ज़्यादा मारा था, क्योंकि उसने क्या किया था कि एक ऑटो में हम लोग को बिठाने के बाद मैं जाके टिकट करवा रही थी। मेरे साथ वाली जो 2 लड़कियां थी उनको गेट बंद कर लिए थे, और जब मैंने कहा आधा घंटा हो गया, बोला नहीं अभी बहुत सारी सवारी, तो मैंने कुछ नहीं देखा और शाम का समय था, तो मैंने बस उसको सीधे पकड़ के उसको मारा। फिर सब लोग आ गए। लाइन भी अधिकतर बोलती थी, आगात बता दूंगी, आबात बता दूंगी, हम संस्कारी हैं, हम संस्कार रहेंगे, लेकिन अगर गलत करोगे तो औकात बता दूंगी। नो फिकर के कार्यक्रम शिक्षा की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक शिक्षिका मणिप्रता गर्ग, जो कि मणिपन्ना नाम से या फिर कहें पन्ना क्षेत्र में आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रसर हैं, आप एक शिक्षिका हैं, तो शिक्षण के क्षेत्र में आपको कौन कौन सी ऐसी समस्याएं देखने को मिली कि जो एक महिला शिक्षिका को फेस करनी पड़ती हैं, और कैसे उनसे आप आगे निकल के आप आगे बढ़ रही हैं? शिक्षा के क्षेत्र में आना सबसे बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि एक शिक्षक को भी इसके लिए परिपक्व होना जरूरी है। अगर शिक्षा, संस्कार के साथ शिक्षा देना है, संस्कार देना है और उनको हर आयाम में लाना है, तो चुनौतियाँ सबसे पहले आती हैं कि बच्चों को जो मोटिवेट करके उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और इसके लिए मुझे यही चुनौती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे वो पढ़ते तो हैं, लेकिन रोज़ स्कूल जाना और रोज़ अपने में गतिविधियाँ करना, हर क्षेत्र में निपुणता लाने के लिए उन्हें उनको जागृत करना पड़ा है। वो सोचते हैं कि बस मैंने अगर किताबों की पढ़ाई कर ली यही जीवन है। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए मुझे बहुत प्रेरित करना पड़ा है, उनको हर क्षेत्र के बारे में बताना पड़ा है। और जो एक हमारे समाज में था कि लड़कियां कम पढ़ाई करती हैं, खाना ही बनाना पड़ता है, तो इसमें सबसे पहले मुझे लड़कियों को ज़्यादा ही मोटिवेट करना पड़ा है। क्योंकि लड़कियों के लिए जब मैं किसी लड़की से बोलती थी स्कूल नहीं आती, तो वही बोलती थी मैम हमको काम करना पड़ता है, काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में सब डांटेंगे। तो मैंने कहा बेटा मैं भी लड़की हूँ, तो सबसे पहले तो मैं खुद का उदाहरण देती थी। तो मैंने अपना उदाहरण देकर बच्चों को मोटिवेट करके उनके माइंड को मोटिवेट किया कि आपको पढ़ना है, हमारा श्रृंगार। और खासकर जो गांव में रूढ़िवादिता रहती थी कि लड़कियों को कहा जाता था, कई लड़कियों को मैं पहले देखती थी स्कूल में आती थी कि मतलब बहुत सारा सब मेकअप इसी जो अपना बाहरी श्रृंगार है इस पर बहुत फोकस करती थी। फिर धीरे धीरे उनको शिक्षा के बारे में बताया कि हमारा श्रृंगार हमारी शिक्षा है। तो जब आप स्कूल आओगे, विद्यालय आओगे, हर क्षेत्र में जाओगे, पढ़ाई करोगे, तब जाके आप आगे आओगे। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे दिक्कत आई तो लड़कियों को जगाने, उनको आगे बढ़ाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। और इसके लिए मैंने कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट मतलब कड़क से भी आई हूँ, क्योंकि लड़कियों को सरलता से भी सिखाया, और जब नहीं माने थे तो उसको मैंने रूल्स भी बनाया था, और रूल्स धीरे धीरे फॉलो करते हुए आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से हैं, कंटिन्यू स्कूल भी आ रहे हैं, और जो मैं चाहती थी कि वो हर क्षेत्र में जाए वो हर क्षेत्र में आ रहे हैं। यही चुनौती थी सबसे ज़्यादा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आयरन लेडी के नाम से भी यहाँ क्षेत्र में आपको लोग जान रहे हैं, आपको परिचय दे रहे हैं, तो ये नाम कैसे पड़ा है, क्यों इस नाम से आपको लोग जान रहे हैं कि अचानक से एक महिला को अबला से आयरन लेडी के रूप में जान रहे हैं, तो क्या कारण रहा? जी जी, बिल्कुल सही बात है। अभी मेरा नॉमिनेट हुआ था और मुझे अवार्ड भी मिला है आयरन लेडी का। और मैं इस क्षेत्र के लोग भी, आसपास के सभी जानते हैं कि मैं छोटी सी बहुत ही तेज़ थी। और फिर मुझे जब इधर से बाहर निकलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हमारे क्षेत्र से लड़कियाँ इतनी बाहर नहीं जाती थी। मैं बचपन से ही जैसे गाड़ी चलाना या नए नए वर्क करती थी, गाड़ी चलाना, कार चलाना सब मुझे बहुत पसंद था। और जब मैं जयपुर में बोध शिक्षा समिति में काम करती थी तो हमारा जाना जयपुर में होता था। तो जयपुर जाते टाइम पे ऐसे बहुत सारे कई लोगों से मेरा मिलना हुआ। तो जिनको मैंने जो जैसे थे उसको वैसे ही ट्रीट किया। लोगों को, सर लोग को भी पता चला। तो जयपुर में एक लड़के को मैंने बहुत ज़्यादा मारा था, क्योंकि उसने क्या किया था कि एक ऑटो में हम लोग को बिठाने के बाद मैं जाके टिकट करवा रही थी। मेरे साथ वाली जो 2 लड़कियां थी उनको गेट बंद कर लिए थे, और जब मैंने कहा आधा घंटा हो गया, बोला नहीं अभी बहुत सारी सवारी, तो मैंने कुछ नहीं देखा और शाम का समय था, तो मैंने बस उसको सीधे पकड़ के उसको मारा। फिर सब लोग आ गए। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि कम से कम वो लड़कियाँ बच गईं। और ऐसे मतलब बहुत सारे चाहे स्कूल के माध्यम से,
चाहे मैं बाहर की फील्ड में गई हूँ, और जब भी कोई मिसबिहेव वाले या बोलने वाले या कुछ भी मिली या मेरे बच्चे भी परेशान हैं, तो मैं सबसे पहले आके सामना करती थी। तो फिर मेरी प्रोफाइल नॉमिनेट होके मुझे आयरन वुमेन का अवार्ड मिला है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब के साथ आपने कई और क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, जैसे कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी। तो ये कैसे आपने मैनेज करते हैं कि आप एक टीचर हैं और इसके अलावा आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कैसे वर्क कर लेते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने के लिए मैं अपने अलग से समय निकालती हूँ। और राजनीति क्षेत्र में जितना भी रहता है, अधिकतर मार्च अप्रैल में ज़्यादा वर्क रहता है, तो उस टाइम पे देखती हूँ। और जब भी छुट्टी पड़ती है तो उस टाइम पे मैं अपना सामाजिक कार्य करती हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे को पूरा टाइम अपने स्कूल में भी देना होता है। फिर इसके साथ साथ जैसे मैं केसरी हिंदुस्तान निर्माण संघ में मंच संचालन, स्क्रिप्ट राइट करना, सब कुछ करती हूँ। तो ये सब तो मेरा ऑनलाइन भी चल जाता है। और हमेशा जब भी प्रोग्राम रखती हूँ तो मैं ये बोल के ही रखती हूँ कि जब मेरी स्कूल की छुट्टी हो तो मैं ये राजनीति क्षेत्र में जब काम करती हूँ। और इसके बाद अगर मेरा जो साइड वाला है, पेंटिंग, राइटिंग या डांसिंग क्लास भी चलाती, जो कुछ भी करती हूँ, जिस सब मैं संडे को या फिर नाइट टाइम जितना जब मुझे टाइम मिलता है उस टाइम पे करती हूँ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कविताओं के लिए भी एक अलग मुकाम हासिल किया, इसकी आपकी कविताओं का संपादन भी हुआ है। तो इन कविताओं के बारे में जानना चाहेंगे कि कविताएं लिखना कब से शुरू किया, कविताएं आपने लिखी हैं तो वो कब से शुरू की हैं और किन किन माध्यमों में आपकी प्रसारित हुई हैं कविताएं? जब 12th की थी, 12th करने के बाद मैं स्कूल में पढ़ाने लगी थी, तो बच्चों को गाना लिखना और छोटी छोटी सी शायरी, गाना बहुत सारे लिखती थी। और बस वहाँ पे मेरी जो मैं उनकी श्रीमती ज्योति खरी थी, उन्होंने हमेशा मेरे से यही कहा कि मनी टैलेंटेड हो, तुम बहुत लिखती हो। उस टाइम से मैंने लिखना स्टार्ट किया था 12th करने के बाद से। और उस टाइम से मैंने, मेरे को आज भी याद है, 1 महीने में मैंने 800 कविता लिखी थी। वो मेरा सबसे ज़्यादा था। मतलब ऐसा जुनून था मेरे अंदर कि अगर मैं किसी भी चीज़ को देख लेती थी, भले वो मक्खी से लेकर कोई भी चीज़ हो, तो उसके ऊपर कम से कम मैं 1.5 या 2 पेज लिखती ही थी। या मैं कोचिंग में भी बैठती थी या घरों में भी रहती थी तो ऑल टाइम ऑफ राइट करती थी। तो मैं कविताएं लिखती थी। और सबसे ज़्यादा कविताएं मैंने नारी के बारे में लिखा है, क्योंकि हमारे समाज के क्षेत्र में नारियाँ पीछे थी। तो मैंने श्रृंगार से लेके, रूप से लेके, कार के लेके, गुण से लेके और लिखती थी। एक बार एक लाइन भी अधिकतर बोलती थी, आगात बता दूंगी, आबात बता दूंगी, हम संस्कारी हैं, हम संस्कार रहेंगे, लेकिन अगर गलत करोगे तो औकात बता दूंगी। ऐसी कई कविताएं मैं लिखती थी। और अभी भी मेरी कंटिन्यू बुक भी आने वाली है मेरी। बुक का नाम क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं तो? जी, मेरा नाम मनु है और जितनी भी कविताएं वो मेरे मन से सब ज्वाइंटेड है। तो मेरी बुक का नाम आ रहा है मनु की मन तरंग। और अभी ये लास्ट फरवरी या मार्च में विमोचन होने वाला है। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ही मणि प्रताप गर्ग, जिनसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो एक शिक्षिका होने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं और किस प्रकार वो अपनी कविताएं और अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं।